बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप स्टोरीज़ हैं। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की तारीख़ का बिलाखिर ऐलान कर दिया है, इस पे बात करनी है। और उसके बाद GHQ ने बड़ा अहम एक ख़त लिखा है हुकूमत को, इस पे बात करनी है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है अरशद शरीफ साहब के मामले में, इस पर बात करनी है। और साथ ही इमरान नियाज़ी ने क्या कहा है कि अरशद शरीफ को मैंने कहा था कि आप वहाँ चले जाओ, बाहर चले जाओ पाकिस्तान, मुझे पता था इसको कौन मरवाना चाह रहा था और वो इसको मरवाना चाह रहे थे वगैरह, इस पर बात करनी है। सबसे पहले आ जाएँ जनाब, इमरान नियाज़ी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान किया है। पहले तो उन्होंने ये कहा था कि मैं जुम्मे को ऐलान करूँगा कि हम कब लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन अब वो जुम्मे को नहीं उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने मंगल को ऐलान कर दिया कि जी हम जुम्मे को लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। हमारा लॉन्ग मार्च उन्होंने कहा कि बरोज़ जुमा होगा, लिबर्टी चौक लाहौर से शुरू होगा, हम GT रोड के रास्ते से होते हुए GT रोड से लोगों को साथ मिलाते हुए हम आएंगे यहाँ इस्लामाबाद की तरफ। और साथ ये भी कहा कि मौलाना फजल रहमान का भी मार्च हुआ, बिलावल भुट्टो जरदारी का भी मार्च हुआ, एक मरियम नवाज़ साहबा का भी मार्च हुआ था जो कि गोजर खान तक आया था, तो हम मार्च करेंगे। और अब वो देखते हैं कि उनके साथ कितने लोग आते हैं। अब हुकूमत भी बिल्कुल तैयार है। राना सनाउल्लाह कई दफ़ा कह चुके हैं, कल भी उन्होंने यही कहा था कि जी अब इसके बाद हम देखेंगे कि वो क्या करते हैं। वो अपनी खिफ़त मिटाने के लिए वो कुछ न कुछ तो करेंगे, लॉन्ग मार्च तो करेंगे, लेकिन वो आएंगे तो यहाँ पर उन कानून उनको आड़े हाथों लेगा। अब देखते हैं होता क्या है, लेकिन जो प्लान है ये क्या वजह है कि अचानक उन्होंने तो कहा था ना कि जुम्मे को मैं ऐलान करूंगा कि मैं लॉन्ग मार्च कब कर रहा हूं, तो ये क्या वजह है। मैंने आपको पहले भी मुतादिद बार बता चुका हूं कि खान साहब खुद मजबूर हैं बेचारे, उनको किसी और ने चाबी उनकी भरी हुई है कि जनाब आप लॉन्ग मार्च करो, आप इंतशार करो। और इंतशार का पूरा प्लान है, प्लान ही खून रेजी का है। और खून रेजी का प्लान इस वजह से है कि किसी तरीके से फ़ौज इंटरफेयर करे, किसी तरीके से फ़ौज मार्शल लॉ लगा दे, किसी तरीके से हम हालात इस तरह से पैदा कर दें को खून रेजी कर दें, को कत्ल व गारत हो जाए। बिल्कुल पक्का प्लान है। जो एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स हैं उनको उनके मुताबिक भी और बाकी भी जो है ना जो सोर्सेज बता रहे हैं, बिल्कुल जनाब पक्का प्लान है इमरान नियाज़ी का। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि अगलों का भी पक्का प्लान है, ठीक करके कुटाई लगाने का और ठीक करके कानून का भी पक्का प्लान है, इनको वापस जूते मारने का, यह भी बिल्कुल पक्का प्लान है। जिस परवरदिगार ने आपको सब कुछ दिया है, एक लम्हे के लिए सोचिए, ये उसी परवरदिगार की मखलूक है। अपने बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए एक कंबल नहीं खरीद सकते। आइए ZN न्यूज़ फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। तो पक्का प्लान उधर से भी है कि वो साहब जो जिसने चाबी भरी हुई है, वो उन साहब ने भी कोई अनासर तैयार किए हुए हैं। लोग कह रहे हैं, ज़राए कह रहे हैं कि जनाब वो उन पे के कोई लॉन्ग मार्च वालों पर हमला करवाएंगे और जनाब वो लॉन्ग मार्च वालों पर इस तरह से खून रेजी हो जाएगी, खुदा न खास्ता और किसी तरीके से आर्मी इंटरवीन करे और मार्शल लॉ लग जाए, किसी तरीके से कोई ऐसा हो जाए, पूरा सिस्टम तलपट हो जाए, किसी तरीके से ऐसा हो जाए, इंस्टीट्यूशन बदनाम हो जाए। लेकिन इंस्टीट्यूशन भी बदनाम नहीं होगा इंशाअल्लाह, पाकिस्तान भी बदनाम नहीं होगा इंशाअल्लाह, कोई खून और खून रेजी भी नहीं होगी इंशाअल्लाह। हम तो दुआ कर सकते हैं, लेकिन खान साहब का पक्का प्लान है कि यही करना है। और देखें उसमें किस हद तक कामयाब होते हैं और किस हद तक नहीं होते। या वो राना सनाउल्लाह साहब वाली बात है कि अपनी खिफ़त मिटाने के लिए, लेकिन बहुत ही सूरत हाल क्रिटिकल है, ये मैं बता दूं। मैंने पहले भी एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे कहा था कि वालिदैन से भी यही रिक्वेस्ट है कि इमरान नियाज़ी के और फैमिली से भी कि इमरान नियाज़ी के लॉन्ग मार्च को आप कोई सीरियस ना लें, क्योंकि इनका ये एक फसादी इंसान है और इस फसादी का प्लान ही फसाद करना है। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप अपने बच्चों को इस फसाद में झोंकना चाहते हैं या नहीं झोंकना चाहते। हर किसी का अपना शऊर है, अपनी अक्ल है। तो लेकिन एक मुसीबत ये है कि जो यूथिया है, यूथियों का अपर चैम्बर वैसे फारिग है, उनकी अक्ल होती कोई नहीं है। एक अहम ख़त लिखा है GHQ ने
और GHQ ने वो ख़त लिखा है हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म को, और कहा है कि जी आप अरशद शरीफ के केस में मुकम्मल इंक्वायरी करवाएं। और DGISPR ने गुफ्तगू की है लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने, जिनकी हाल ही में तरक्की हुई है। पहले वो मेजर जनरल थे, अब वो उन 12 जो मेजर जनरल्स को तरक्की दी गई उनमें वो भी शामिल थे। तो लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू में उन्होंने बताया है, उन्हें बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उधर क्या हुआ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इस बात की भी होनी चाहिए कि यहाँ से किसने भेजा उनको वहाँ, अरशद शरीफ साहब को। अरशद शरीफ साहब एक बहुत अच्छे सहाफ़ी थे, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। बाबर इफ्तिखार साहब ने उनकी तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे साथ ऑपरेशन रद्दुल फसाद और इससे पहले ऑपरेशन ज़रब आज़ब और इस किस्म के जाके फील्ड में उन्होंने कवरेज की, तो ये बहुत अच्छा था। और इस तरीके से वो फिर जो है ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म की उन्होंने तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि ये एक जर्नलिज़म का, उनकी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म है अरशद साहब की, वो एक जर्नलिज़म का टेक्स्ट बुक के तौर पे याद रखी जाएगी। और नो डाउट ऐसे ही है, अरशद साहब बहुत ही अच्छे, आप उनके नज़रियात से, आप उनके बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। यही सबसे पहले आपको याद होगा कि हनूदो यहूद से, ये इंडियन से, इसराइलियों से, अमेरिकन से सबसे पहले फ़ंडिंग का भांडा किसने फोड़ा था? फ़ॉरेन फंडिंग का इमरान नियाज़ी ने ली है, अरशद शरीफ ने ही फोड़ा था। तो खैर अब उस पर आ जाएँ जनाब कि उन्होंने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की साथ ये कहा कि ये भी पता चले कि इसको जो लोग इस्तेमाल करके इस पर सियासत कर रहे हैं और जो इदारों को बदनाम कर रहे हैं और पाक फ़ौज को जो लोग टारगेट कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि पाक फ़ौज ने ही खुदा न खास्ता मरवाया है अरशद शरीफ साहब को, वो कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ एक एक्शन होना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ कानून हरकत में आना चाहिए। और बिल्कुल कानून हरकत में आएगा, आप देख लीजिएगा, इन यूथियों को सारी ट्वीट्स डिलीट करना पड़ेंगी। फिर ये एक पकड़ा जाता है, ये इतने बेशर्म हैं कि ये एक पकड़ा जाता है, 2 घंटे के बाद इनका एक बयान आ जाता है उनके पकड़े। अभी तक तो मेरा ख्याल है थाने में ही होता होगा कि 2 घंटे के बाद इनका बयान आ जाता है कि उसको नंगा करके उसके कपड़े उतार के उन पर तशद्दुद किया गया और पता नहीं क्या किया गया, ठीक है ना, इनका फ़ौरन बयान आ जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ट्वीट्स अभी डिलीट करनी पड़ेंगी, ये आप याद रखिएगा। अब उस हिसाब से आप थोड़ा सा चेक कर लें, देखें। मैं इस बात पे हैरान हूँ। और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बात की बाबर इफ्तिखार साहब ने, उन्होंने कहा कि इस बात की भी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये बेनिफिशरी कौन है, फ़ायदा किसको हो रहा है अरशद शरीफ साहब की नागहानी मौत का, इसका कौन फ़ायदा उठा रहा है। इमरान नियाज़ी फ़ायदा उठा रहा है, तहरीक इंसाफ फ़ायदा उठा रही है, इंतशार वाले अनासर फ़ायदा उठा रहे हैं, बेनिफिशरी ना। ये बेनज़ीर साहबा की शहादत हुई थी, ये बार बार हमें यूथ ये कहते थे कि जनाब देखें जी, ये आप देख लें कि बेनिफिशरी कौन है। ये कुछ रिटायर्ड जर्नल्स थे जिनसे हमारी गुफ्तगू होती थी, मैं उनको रिटायर्ड यूथिये बोलता हूँ, तो वो रिटायर्ड यूथिये भी हमें कहते थे कि देखें जी, इसका बेनिफिशरी तो जरदारी है। तो आप खुद समझदार हैं, फिर हम इस चीज़ को देखते होते हैं कि किसी वाक़ये का बेनिफिशरी कौन है, ठीक है ना। तो वही अगर फार्मूला यहाँ लगाते हैं तो आज जैसे DGISPR ने भी कहा कि इस वाक़ये का बेनिफिशरी कौन है, फ़ायदा कौन उठा रहा है, इस लाश पर सियासत कौन कर रहा है। तो अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि जुडिशल कमीशन बनाया जा रहा है इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को रिक्वेस्ट करेंगे और वहाँ से ज़ाहिर उन्होंने चीफ़ जस्टिस को रिक्वेस्ट करनी है, चीफ़ जस्टिस ने आगे जुडिशल कमीशन बनाना है। आज इमरान खान साहब ने कहा है, ये मुझे तो पता था, मुझे तो बिल्कुल पता था, मैंने ही कहा था अरशद शरीफ को कि जी आप बाहर जाएं यहाँ से। आप तो पहले तो वो नहीं माने, फिर वो कहते हैं कि बाद में मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, आपको मरवा दिया जाएगा। जैसे इन्होंने बैठ के 4 बंदों ने मेरे बारे में एक बंद कमरे में मीटिंग की और मेरे बारे में कहा कि इसको मरवा दो, इसी तरह से आपके बारे में भी कहा। उन्होंने पहले कभी नहीं कहा, ये अपने बारे में बता दिया
अरशद शरीफ के बारे में उस वक्त बताया कि जब वो बेचारे मर गए, ठीक है ना, जब उनको इंतकाल हो गया, जब वो जाँ बहक हो गए, जब वो इस नागहानी मौत का शिकार हो गए, उस वक्त बताया। इस कदर मैं कहता हूं कि महारत से झूठ बोलते हैं इमरान नियाज़ी, उनको कोई वो नहीं है कुछ, और इतने तवातुर से बोलते हैं, यकीन करें। और यूथियों का कमाल है, मैं कहता हूं कि वो इतने तवातुर से यकीन करते हैं। ये शख्सियत परस्ती की बुरी तरीन मिसाल है। मैं समझता हूँ आज इसी वजह से DGSPR ने कहा कि उनको कीनिया किसने भेजा। भाई जब इन्वेस्टिगेशन होगी बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। ये कौन कह रहा है जनाब फलां उनके साथ उनके कोई भाई थे, कोई वो खुरम साहब हैं, ये कौन है, हमने तो नहीं सुना कभी को, ना उनके कोई भाई थे अरशद साहब के, और एक ही भाई थे जो मेजर साहब जिनका इंतकाल हो गया था, जो शहीद हो गए थे, बाकी तो उनके कोई भाई नहीं थे। और वो इकलौता बेटा था, अपने घर का इकलौता कफील था, अपनी माँ का इकलौता बेटा था। ये भाई कौन सा निकल आया? और फिर वो भाई गाड़ी भगा के, उस भाई को तो गोली लगी नहीं है, और वो भाई गाड़ी भगा के पहले हॉस्पिटल नहीं लेके गया, पहले किसी और दोस्त के पास लेके गया। तो ये बहुत सारी चीजें खुलने वाली हैं, ये आप बेफिक्र हो। फिर जब इंक्वायरी होगी, ये जुडिशल कमीशन आपको याद होगा एक इलेक्शन पे भी बना था, वो जो 4 हलकों पे बना था माफ कीजिएगा, जो वो इमरान नियाज़ी ने ऊधम मचाया था धरने के वक्त, और जो 4 मुझे याद है मेरे साथ इंटरव्यूज़ में भी, और वैसे भी इसाक डार साहब ने ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू की थी और बताया था कि हमारा तय पाया था जब हम उसके सारा कुछ प्रॉस एंड कॉन्स उस जुडिशल कमीशन के वो सारा कुछ डिटेल्स फाइनल कर रहे थे ना, तो उस वक्त ये तय पाया था कि अगर आप माफ़ी नहीं मांगे, अगर जो भी जिस पार्टी के भी खिलाफ फैसला आता है, जाहिर है उस वक्त गालिबन नासिरुल मुल्क साहब थे चीफ जस्टिस, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का बना था, और उन्होंने उन हलकों के बारे में तहकीक की थी, और वो टोटल जो 2013 का इलेक्शन था उस बारे में भी तहकीक की थी, पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी, और फैसला दिया था कि किसी किस्म की कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई, किसी किस्म की कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं। ऐसे धांधली इर्रेगुलरिटीज़ कोई कहाँ पे हो गया कहाँ पे, एक और बात है वो इलेक्शन में ओवरऑल होता है, वो अमेरिका में भी हो जाती है, लेकिन आप एक मुनज़्ज़म धांधली करें जिससे एक जमात को हरवाया जाए, जिससे एक इस तरीके की, उस तरह की कोई धांधली नहीं हुई, ठीक है ना। और खान साहब बिल्कुल नहीं माने, वो आज तक भी वही बातें कहते हैं। जिन 4 हलकों के बारे में वो कह रहे थे 2013 से लेकर 2018 तक, वो 4 हलके नून लीग के पास रहे, उसके बाद ज़िमनी भी रहे, तो कितने अरसे तक वो 4 हलके नून लीग के पास थे। इमरान खान तब भी वो 4 हलके नहीं जीत सका था, और इमरान खान का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ इंतशार फैलाना था। जब इमरान खान को मुंह की खानी पड़ी, तब उसके बाद भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने अपने अल्फाज तक वापस नहीं लिए। उन्होंने सेठी साहब के बारे में कहा था कि 35 पंक्चर इन्हें लगाए हैं, और कितने इंटरव्यूज़ में कहा कि 35 पंक्चर। जब यहाँ पर वो कमीशन में हुआ, उन्होंने कोई सेठी साहब के बारे में कुछ भी एक लफ्ज़ तक न लिखा, न बोला, न उनके बारे में कुछ किया, न उनके वकील ने कुछ बोला। बाद में उनको पता चला, और हामिद मीर साहब ने भी उन पर सवाल किया कि जी आपने सेठी साहब, उन्होंने कहा वो एक सियासी बयान था। तो इमरान नियाज़ी इस तरीके के झूठ बोलता है। इमरान नियाज़ी आया, उन्होंने अपनी सरबराही में एक कमीशन कायम किया था, FIA पता नहीं कौन कौन उस कमीशन में थे। उन्होंने कहा कि आप आते ही विदिन 6 मंथ्स उन्होंने कहा कि आप ये पता करो कि नवाज शरीफ ने भी इतने कर्जे लिए, जरदारी साहब ने भी इतने कर्जे लिए, गए किधर हैं, ये खा गए हैं, कितनी करप्शन हुई है। इमरान नियाज़ी के अपने बनाए हुए कमीशन ने कहा कि 1 टके की भी करप्शन नहीं हुई। इमरान नियाज़ी उधर ही चुप कर गया, उसको चुप लग गई। उन्होंने फिर कौम को नहीं बताया कि यार ये वाकई ये मेरे बनाए हुए कमीशन ने कहा है कि इन्होंने करप्शन। इमरान नियाज़ी झूठ का पलंदा है। मैं आपको कहता हूं वो महारत से झूठ बोलता है। वो कहता है मैंने कहा था अरशद शरीफ साहब को कि बाहर चले जाओ। अब लगेगा ना पता ना, जैसे कहा है जनाब DGSPR साहब ने कि अब पता चले करना चाहिए कि कीनिया किसने भेजा। ये बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, सवालात बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, और बहुत ही अहमियत के सवालात हैं। अब कमीशन बनता है, उससे जैसे ही कमीशन का ऐलान होता है, इमरान नियाज़ी बजाय जुमे के ये जनाब उसी वक्त जो है ना लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं, क्योंकि इनका एजेंडा भी फसाद है,
प्रोपेगंडा भी फसाद है, इनका मकसद भी फसाद है, इनके अज़ाइम में फसाद है, इनके हर एक्शन में फसाद है। इनको सैलाब वाले नज़र नहीं आते, इकॉनमी को तबाह बर्बाद किया वो नहीं नज़र आते। इनको किसी ने चाबी भरी हुई है और इंशाअल्लाह फसादी इस मुल्क में नाकाम होंगे। ये फसादी कौम के दुश्मन हैं, ये फसादी मुल्क के दुश्मन हैं, ये फसादी इस्लाम के दुश्मन हैं। और जिस तरह से इन्होंने मस्जिद नबवी का तकद्दुस पामाल किया, इसी तरीके से अब देखें मुल्क वो जहाँ पे लोगों के पास खाने का आटा नहीं है, जहाँ पे 2/3 मुल्क का डूबा हुआ है सैलाब में, अभी तक तो रेस्क्यू नहीं ख़त्म हो रहा सिंध में, और अभी जो है ना पानी कहीं पे उतरा है कहीं पे नहीं उतरा। अब उसके बाद रिहेबिलिटेशन प्रोसेस शुरू है और पता नहीं कहाँ तक, अब सब्जियां ख़त्म हो गई हैं, आपकी फसलें ख़त्म हो गई हैं, सब फल ख़त्म हो गए हैं, सब कुछ ख़त्म हो गए हैं, जो हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। हम टमाटर और ये आलू प्याज और ये भी बाहर के मुल्कों से मंगवा रहे हैं। अब आप बताइए ऐसी हालत में इमरान नियाज़ी को लॉन्ग मार्च की पड़ी है। उनको ना सैलाब की फ़िक्र है, ना इकॉनमी की फ़िक्र है, ना किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। यहाँ पे FC पुलिस सारे यहाँ पे इस्लामाबाद में करोड़ों रुपए का रोज़ाना का खर्चा हो रहा है, कंटेनर्स का खर्चा हो। अब इमरान नियाज़ी दनदनाता हुआ आएगा, स्कूल बंद होंगे, हॉस्पिटल्स का रास्ता बंद होगा, सारा कुछ ये बंद हो जाएगा, कंटेनर्स लग जाएंगे। अब आप अंदाज़ा कीजिए इस फसाद का कौन जिम्मेदार है। मुल्क को ठीक करना है और जावेद लतीफ़ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम बेअख्तियार हैं कि ना तो हम इमरान नियाज़ी को गिरफ्तार कर सकते हैं, ना हम अली वज़ीर को छोड़ सकते हैं। इससे बड़ी बेअख्तियारी क्या होगी। तो मैंने पहले, आप मेरी वीडियोस निकाल के देख लें, मैं एक मिसाल दिया करता था कि अगर आप लिख रहे हो पेपर पे और आपको मुसलसल कोई सुई चुभोई जाए, आप कोई इत्मीनान से काम कर पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये दना रहा है भाई, इसका मकसद फसाद है, इसकी ज़िंदगी का जुज़्व लाज़िम फसाद है। ये ऐन बबाइन ही, ये खुद बजाते खुद ये सारे का सारा फसाद है। इस फसादी का कोई अरेंजमेंट, कोई बंदोबस्त, कोई इंतज़ाम कानून और आइन के मुताबिक होगा, तब तो ये मुल्क आगे बढ़ सकेगा। अदरवाइज ऐसे फसादी भी रहें और जैसे वो है ना नगमा कि जुल्म रहे और आमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो, ठीक है ना। ये फसादी भी इसी तरह से दनाता रहे और साथ इधर इस्तेकाम भी आ जाए, ये इट्स इम्पॉसिबल। बिल्कुल ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट समझ लीजिए इसको। ये फसादी दंदनाता रहे, इस्तेकाम नहीं आएगा। हाँ, इस फसादी को आइन और कानून के मुताबिक सजा दें, तब उसके बाद इस्तेकाम। मैं तो हैरान हूँ, मैं तो उन जजेस पर हैरान हूँ माशाल्लाह, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जैसे जजेस पे, कि वो जो ऐसी दोस्ती मुबैना तौर पर निभा रहे हैं इमरान नियाज़ी के खिलाफ, इमरान नियाज़ी के साथ वो ऐसी दोस्ती निभा रहे हैं कि जो भी उनके खिलाफ मुकदमा आता है रात के 2 बजे भी उठ के अदालत में पहुंच जाते हैं। लो जी तुम बरी हो, ठीक है ना जी, लो जी तुम्हें जमानत मिल गई, लो जी तुम अब अगला इलेक्शन लड़ सकते हो। उन्होंने को कसम खा रखी है कि इमरान नियाज़ी चोरी करे मैं बरी करूंगा, मुबैना तौर पे उन्होंने कसम खा रखी है, हल्फ उठा रखा है। मैं समझता हूं मुबैना तौर पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अब जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन गए हैं, उन्होंने कसम खा रखी है मुबैना तौर पे कि इमरान नियाज़ी चाहे इधर बम बांध के भी फट जाए और बच जाए, मैं तब भी इसको बरी करूंगा। ये लग यही रहा है बादियों नज़र में आ गई, आपको पता है मुबैना तौर पे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।